Assalamualaikum स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सिक्वेंस 7 एंड इट इज़ अबाउट द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी और ये देखा था कि उनके सोर्सेज क्या क्या हैं और फिर हम उन एनर्जीज़ को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो फर्दर मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और फिर हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनर्जी का जो 80% पोर्शन है वो हमें मिलता है सन से, विंड से और वाटर से। ठीक है, इन 80% जो एनर्जी है वो हमें इन नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है, मिल जाती है, जिसमें सूरज, हवा या पानी है। तो इसके अलावा और भी बहुत से सोर्सेज हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं। तो जो फर्स्ट सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसा कि कोयला, तेल, गैस, पेट्रोल वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फॉसिल फ्यूल्स में आती हैं। तो ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उनको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो क्योंकि कोयल ऑयल या गैस जो है वो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, तो इसलिए इनको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। जिस तरह कोयल की मिसाल है, तो कोयल जो इसमें कार्बन प्रेजेंट होती है और कार्बन को जब जलाया जाता है हवा की मौजूदगी में तो हवा से उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट के तौर पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिली है और साथ हीट की फॉर्म में बहुत सी हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट ऑयल के केस में अगर देखा जाए तो ऑयल हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब ऑयल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसके नतीजे में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ पानी और बहुत सारी हीट मिलेगी। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल ऐसे सोर्सेज हैं जो एक दफ़ा यूज़ हो गए हैं तो उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कि एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते। जिस तरह कोयला है, तो कोयला लकड़ी, ठीक है, लकड़ी जब एक दफ़ा कोयला बन गई या जस्ट कोयले ही को ले ले तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बार बार यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इनकी फॉर्मेशन में जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो जो डिफरेंट डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं तो हज़ारों लाखों साल ज़मीन के नीचे तय में दबे रहते हैं। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे फिर वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। तो इनके एडवांटेजेस को देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके यूजेस में भी आ जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि इनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि चूँकि कार्बन के हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है। इसके अलावा और बहुत सी गैसेस बनती हैं जो कि हार्मफुल हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो वो फिर पोल्यूशन कॉज करती हैं और इंसानी सेहत को भी डैमेज करती हैं। उसके नतीजे में जो है वो जो डिजीज़ होती हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करने के केस में, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसके अलावा मतली की, ठीक है, टेंशन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपकी आई इन्फेक्शन हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन,
इसके अलावा ज़्यादा देर तक उसी गैस को इनहेल किया जाए, उस गंदगी वाले माहौल में रहा जाए, ठीक है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का काज बन गया। और वही जो अगर पोल्यूटेड एयर है तो वो हम जब इनहेल करेंगे तो हमारे सिस्टम को डैमेज करेगी, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर का बायस बन सकती है, हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो मुख्तलिफ हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो कॉज करती हैं ये गैसेस जो कि निकलती हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने के दौरान। तो दूसरा ये है कि हम लोगों की एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है कि हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो है जितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए वो बहुत कम है। तो फॉसिल फ्यूल तो लाखों साल लेते हैं फॉर्मेशन में, तो हमारा यूज़ बहुत बड़ा है। अगर इसी रेट से हम इनको इस्तेमाल करते गए तो ऐसा होगा कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो सोर्स एनर्जी का है न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को न्यूक्लियर प्लांट्स में उनका रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, और फिशन रिएक्शन के थ्रू जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाता है, फिशन या फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। और ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन क्या था, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि एक हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिस तरह यूरेनियम की मिसाल यूरेनियम 238, इसको जब इसका न्यूक्लियरेशन करवाया जाएगा न्यूक्लियर प्लांट्स में तो ये टूट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके नतीजे में बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशंस भी इमिट करता है, न्यूक्लियर वेस्ट भी मौजूद है। जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलेगी वो एक तो ये है कि हम उसको अपने पावर स्टेशंस को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हाजर्स मौजूद हैं कि चूँकि न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स, वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करती हैं उनको। न्यूक्लियर फ्यूल को अगर प्रॉपर तरीके से आप उसको ठिकाने ना लगाएं तो उससे क्या होगा कि एक तो जो इंसानी जान है उसको भी ख़तरा है, दूसरा जो पानी के अंदर रहने वाली जो अभी मखलूक है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, यानी उसके काजेज़ बहुत हार्मफुल है कि रेडिएशंस को मिट कर रहे हैं, और रेडिएशंस से क्या होगा कि हम लोगों की कैंसर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के कैंसर का काज बन सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी न्यूक्लियर फ्यूल्स से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी तो हमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में मिल रही है, लेकिन उसके जो हाजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और हमें जो है बहुत एहतियात से इस पूरे प्रोसेस को करवाना पड़ता है। और जो न्यूक्लियर फ्यूल होगा उसको प्रॉपर तरीके से ठिकाना लगाना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी वो बहुत ही जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वह रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज हैं कि जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सोर्सेज नहीं है कि एक दफ़ा हमने इस्तेमाल किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और हम उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे सोर्सेज है कि जो बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रिप्रोड्यूसिबल सोर्सेज हैं। और दूसरा ये नेचुरली अकरिंग भी हैं, कुदरती तौर पर पा जाते हैं। तो उनमें से जो पहला सोर्स है वो वाटर, एनर्जी फ्रॉम वाटर। पानी से जो हमें एनर्जी हासिल होती है उसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो हमें बहुत सस्ती पड़ती है। तो मुख्तलिफ जगहों पे डैम्स बनाए जाते हैं, और डैम में ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो अगर डैम कंस्ट्रक्ट ना किया जाए तो इससे फ्लड का ख़तरा भी रहता है। तो डैम पे जब पानी स्टोर हम कर लेते हैं तो उससे एक तो हमें फ्लड के रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड इसी वजह से आते हैं ना कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है हद से तो फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा डैम में जो स्टोर पानी है उसको फसलों को सैराब करने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये मिलता है हमें कि ये किसी किस्म की पोल्यूशन का बायस नहीं बनता। नेक्स्ट सोर्स इज एनर्जी फ्रॉम सन। सन ही बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का,
और इससे भी ये होगा कि ये भी एक चीज़ भी आप कह सकते हैं। मेरा दूसरा इसका भी जो फ़ायदा हुआ है कि पोल्यूट नहीं करता, कोई डिसएडवांटेज नहीं है और पोल्यूशन कॉज भी नहीं करता जो एनर्जी में सन से मिलती है। तो हम अपनी खुराक या फूड से ज़्यादा डिपेंडेंट है सन पे। तो अगर हम सन ही से एनर्जी को बनाने का कोई मेथड निकालें, यूज़ करें, तो हमारे लिए एक तो चीप पड़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं और अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अब जिस तरह बहुत सी ऐसी डिवाइसेस बन चुकी हैं, सोलर कार है, ठीक है, सोलर गीज़र है। तो नेक्स्ट उसी को फर्दर हेड में एक्सप्लेन किया गया कि सोलर हाउस हीटिंग, सोलर मीन लाइट, सॉरी सन, ठीक है, सन आप कह दें, सोलर मीन सन, हाउस हीटिंग, घरों को गर्म रखना। तो एक ऐसा मेथड, ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें आप घरों को क्या रख सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। किसके इस्तेमाल से? सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से। सूरज से जो हमें रोशनी मिली है, सूरज से जो हमें एनर्जी मिलेगी, उसको हम अपने घरों को, अपने ऑफिस को या इंडस्ट्रीज़ को गर्म रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कंप्लीट जो सोलर हाउसेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ किए जा रहे हैं और हीटिंग सिस्टम में कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है कलेक्टर, सेकंड जो पार्ट है वह स्टोरेज डिवाइस है, एंड थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है। सॉरी। और अगर हम किसी दूसरे सोर्स को देखें, जिस तरह अक्सर हम अपने घरों में सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं गैस हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर्स, तो उनकी भी हाजर्स हैं। उनके हाजर्स क्या है कि चूँकि वो जब बर्न करते हैं तो उसमें नेचुरल गैस यूज़ हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज़ हो रही है, तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई ख़तरनाक गैस है इंसानी सेहत के लिए। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आप हीटर जला रहे हो तो आपके रूम में कोई ना कोई खिड़की होनी चाहिए, ठीक है, कि जहाँ से हवा का कनेक्शन हो कि हवा बाहर जा रही हो। क्योंकि अगर तो ये है कि उस रूम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो मुसलसल हीटर के चलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जो है वो घुटन का बायस बनती है, ठीक है, सफोकेशन का बायस बनती है और इंसानी डेथ वाक़या हो जाती है। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है 3 मेन कंपोनेंट से मुश्तमिल है, जिसमें कलेक्टर है, एक स्टोरेज डिवाइस है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है। अब जो कलेक्टर है वो प्लेट्स हैं, बेसिकली मेटल की प्लेट्स हैं। उन मेटल की प्लेट्स के ऊपर ग्लास की प्लेट्स बनी हुई होती हैं और उनके अंदर कॉपर्स की ट्यूब्स बनी हुई होंगी। फिर एक टैंक है जिसमें जहाँ से आपने कनेक्शन दिया है कि कोल्ड वाटर आएगा पंप के थ्रू, इन पाइप्स में से पास करेगा। तो इन प्लेट्स पे जैसे सूरज की लाइट पड़ेगी वो अपने अंदर उनको अब्सॉर्ब कर लेंगी और गर्म हो जाएंगी। तो जब ठंडा पानी पाइप्स के थ्रू कॉपर ट्यूब में से पास करेगा तो अपनी एनर्जी, वो अपनी हीट उस पानी को ट्रांसफ़र करेंगी और पानी जब ऐसे इन पाइप ट्यूब में से गुजरने के बाद गर्म हो जाएगा। गर्म फिर पानी का जो है वो टैंक में जाएगा गर्म पानी, और उस गर्म पानी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी हाउसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, ठीक है, वॉशिंग पर्पस के लिए, बिल्डिंग को हीट अप करने के लिए। इसके अलावा सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है सोलर कुकर्स में, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ किया गया, नई डिवाइसेस बनाएंगे। इस तरह सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में, ठीक है, कि यहाँ कि जहाँ पे सनलाइट्स को यूज़ करके आप वाटर को प्योरीफाई करते हो, पानी को फिल्टर करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए भी सोलर लाइट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट्स में कि सूरज से बिजली बनाई जा रही है। नेक्स्ट सब टॉपिक है सोलर सेल्स। तो सोलर सेल बेसिकली डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को सूरज से जो उसको मिलेगी एनर्जी, उसको किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इसका दूसरा नाम फोटो सेल भी है और इसको फोटो वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। बेसिकली सिलिकॉन की
एक चिप सी बनी हुई होती है, तो जैसे ही इस पर लाइट सनलाइट थोड़ा सा फॉल करती है तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी सोलर सेल कहाँ का यूटिलाइज हो रहा है, तो कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो सोलर वॉचेस हैं, सोलर टॉयज हैं, यानी सूरज से चलने सनलाइट से चलने में जितनी भी जो डिवाइसेस बने हुए हैं तो उनमें ये यूटिलाइज हो रहा है। जब बहुत सारे सोलर सेल मिलेंगे, उनको कनेक्ट करवा दिया जाता है वायर्स के थ्रू, तो वो मिलके पैनल्स बनाते हैं। और सोलर पैनल्स को हम टेलीफोन पोर्ट में एनर्जी प्रोवाइड करने के यूज़ कर सकते हैं, पीसीओ या जिस तरह के एक्सचेंज वगैरह टेलीफोन की जो एक्सचेंज है, तो वहाँ पे भी तो वर्किंग हो रही है ना, एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करने के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घरों को जलाने में और साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।